हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। हम मेडिकल लाइन वालों के करियर में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती है जो चाहकर भी हम उन्हें ज़िंदगी भर भुला नहीं सकते, क्योंकि हम भी इंसान ही होते हैं। हमारे अंदर भी एक दिल धड़कता है। हम भी कई बार पेशेंट के मरने पर मन से दुखी होते हैं, और जब वही पेशेंट ठीक होने के बाद खुशी खुशी घर जाता है, तब हम उसके खुशी में शामिल रहते हैं। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। आज मैं आपको मेरे करियर के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे करियर में ऐसे बहुत से पेशेंट आए जिनके ज़िंदगी के कुछ लम्हे मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। हॉस्पिटल में कई पेशेंट उनकी बीमारी के कारण बहुत दिनों तक भर्ती रहते हैं। उनसे हमारा एक ख़ास किस्म का लगाव हो जाता है। आज इन्हीं में से एक पेशेंट की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है इंदिरा। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आज एक वृद्ध महिला एक प्राइवेट एम्बुलेंस से हमारे हॉस्पिटल में पहुंची थी। साथ में एक बिल्ली के कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी भी एम्बुलेंस से बाहर उतरा। रहन सहन से वो उस महिला का नौकर लग रहा था। वो महिला बेहोशी की हालत में थी और उसने बिल्ली को कसकर पकड़ा हुआ था। उस महिला को तुरंत रूम नंबर 101 में शिफ्ट किया गया। बिल्ली को उस आदमी के हाथ में सौंपा गया जो साथ में आया हुआ था, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। बिल्ली दुखी थी। उसके मालकिन को देखकर वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। साथ में आए उस आदमी ने उस महिला का नाम इंदिरा बताया, और उस उम्र तकरीबन 80 से 90 के बीच की थी। केस पेपर बनकर आया तो सीनियर डॉक्टर ने तुरंत कुछ ट्रीटमेंट लिखकर उसे तुरंत स्टार्ट करने को कहा। शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल काफ़ी कम था, इसलिए वो बेहोश थी। डॉक्टर ने केस पर अल्जाइमर विथ हाइपोग्लाइसीमिया डायग्नोस लिखा था, मतलब बुढ़ापे में यह पाया गया एक रोग था। डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट फॉलोअप करने को कहा और वो रूम से चले गए। मैंने अब ट्रीटमेंट देना शुरू किया था। ट्रीटमेंट देते देते मैं बड़े ध्यान से उस महिला को देखने लगी। वो महिला इस उम्र में भी कमाल की सुंदर लग रही थी, जैसे वो कहीं की महारानी हो। उसे मॉनिटर लगाया गया और हर घंटे का रिकॉर्ड पेपर पर लिखना शुरू था। दिन में 2-3 बार वो आदमी पेशेंट के कमरे में अंदर आकर पेशेंट के बारे में पूछता रहता। उसने अपना नाम घनश्याम बताया था। डॉक्टर ने तुरंत बिल्ली को घर ले जाने को कहा तो वो परेशान हो गया। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तो बोला मैं अगर इस बिल्ली को यहाँ से ले जाऊँ तो इन दोनों में से शायद एक भी जिंदा ना बचे। जितना मैं जानता हूँ ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। मैंने कहा हाँ, पर हॉस्पिटल में कोई भी जानवर रह नहीं सकता, ये आप भी जानते हो, और ये हमारे रूल के खिलाफ है। इसे यहाँ से ले जाओ, वरना बड़े डॉक्टर आते ही हमें डांट पड़ेगी। बड़े ही बेमन से वो बिल्ली को हॉस्पिटल से ले गया। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अब पेशेंट का इलाज चल ही रहा था। दिन में 2-3 बार डॉक्टर राउंड पे आते, कुछ चेंजेस अगर करने होते तो करके चले जाते। पेशेंट की हालत में अब भी कोई खास फर्क नहीं था। हमारा तो ये डेली रूटीन रहता है, हमें इन सब की आदत होती है। अब भी वो पूरी तरह होश में नहीं थी। अगले दिन घनश्याम हॉस्पिटल में आया। उसने अपने मैडम के बारे में पूछा। अब भी हालत में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा आप इनके यहाँ कितने साल से काम करते हैं? उसने कहा जब मैं इनके यहाँ आया तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अब मैं मेरे परिवार के साथ इनके दिए गए कमरे में रहता हूँ। अब मुझे 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैंने कहा इनके परिवार में और कोई नहीं रहता क्या? अब तक कोई नहीं आया। उसने कहा जहाँ तक मुझे पता है मैडम की 2 बड़ी बहनें थी जो पहले इनके घर आती थी, लेकिन काफ़ी समय से वो अभी आई नहीं। अब वो कहाँ है मुझे पता नहीं। मैंने कहा इनके पति और बच्चे? इनकी शादी के बारे में मुझे खास पता नहीं है, पर जब से मैं इनके घर आया हूँ ये अकेली ही रहती है। इस बिल्ली के अलावा कोई नहीं है। हाँ, पर हमारी मैडम साल में 2-3 बार दूसरे देश में इस बिल्ली के साथ जाती रहती है। मैंने कहा क्या वो बिल्ली ठीक है अभी? उसने कहा हाँ, ठीक तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो ना तो कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, बस सुस्त सी पड़ी रहती है बेचारी, म्याऊं म्याऊं करते हुए। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। 2-3 दिन बाद घनश्याम हॉस्पिटल आया ही नहीं। मैंने मन में सोचा पता नहीं क्या हुआ होगा, बिल्ली तो ठीक होगी ना। 3 दिन बाद जब घनश्याम हॉस्पिटल आया, आते ही उसने अपने मैडम की हालत के बारे में पूछा। पेशेंट की हालत में अब थोड़ा सुधार था। हाथों पैरों में मूवमेंट हो रही थी। वो होश में आ रही थी। वो हाथ से कुछ ढूंढ रही थी, शायद वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। नौकर को देखते ही मैंने पूछा सब ठीक है ना? आप 2-3 दिन हॉस्पिटल आए नहीं? उसने कहा अब सब ठीक है। वो बिल्ली भी काफ़ी बीमार थी, पर आज वो ठीक है। आज से उसने खाना पीना शुरू किया है। मैंने मन में सोचा ये कैसा कनेक्शन है। आज ही इंदिरा ने आंखें खोली और उधर बिल्ली भी ठीक महसूस करने लगी। नौकर ने जाते जाते एक पन्नी में से एक किताब निकाली और मेरे हाथ में देते हुए कहा
देखिए बहन जी, इस किताब में इनके रिश्तेदारों की या किसी दोस्तों की कुछ एड्रेस या नंबर्स मिलते हैं तो हमारी मैडम रोज़ ही इसमें कुछ लिखा करती थी। मैं जब मैडम के कमरे की साफ सफाई कर रहा था तब टेबल पर एक किताब रखी हुई थी। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ना लिखना आता नहीं, इससे अगर कोई मदद मिल जाए तो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं भी मन में सोचने लगी, अगर कोई रिश्तेदार आता है तो पेशेंट जल्दी ही ठीक हो जाएगी, पेशेंट की हालत ठीक होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और मैंने वो किताब ले ली। वो दरअसल एक डायरी थी। इंदिरा को रोज़ डायरी लिखने की आदत थी। अब मैंने उस डायरी को एक साइड में रख दिया और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में अपना रूटीन वर्क निपटाया और मैं उस डायरी के बारे में सोचने लगी। डायरी को खोलने से पहले मैं सोचने लगी, क्या किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना सही होगा? पर अगर इसमें कुछ एड्रेस या नंबर्स होंगे तो पेशेंट के लिए अच्छा ही होगा। जैसे ही मैंने डायरी का पहला पेज खोला, पहले पेज पर कुछ पर्सनल डिटेल्स थे, जैसे नाम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप इत्यादि। डायरी के राइट साइड में कुछ लॉयर्स के नंबर थे, कुछ फ्रेंड्स के एड्रेस थे। मैंने सोचा, अब इस टाइम तो इस पेशेंट के बारे में पर्सनली सीए या लॉयर ही ज़्यादा जानते होंगे। मैंने दोनों की डिटेल्स रिसेप्शन पर घनश्याम के हाथ से एक पेपर पर लिखकर जमा करा दी गई। अगली दिन इंदिरा थोड़ी देर होश में आ गई। रिसेप्शन वाले ने शायद इंदिरा के पर्सनल सीए को फ़ोन कर दिया था। वो आकर हॉस्पिटल की सारी कागजी कार्यवाही पूरा करके गए। डायरी का अगला पेज पलटा तो पेज पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे मैं 1947 के ज़माने में जा चुकी थी। मैं जैसे जैसे डायरी पढ़ती गई वैसे वैसे मुझे पढ़ने का मन कर रहा था। इंदिरा ने डायरी बहुत ही अच्छे से लिखी थी, क्यों ना हो, आखिर वो प्रेस की एडिटर रह चुकी थी। हैंडराइटिंग भी मोती जैसे थी। मुझे डायरी पढ़ने में 2-3 दिन लग गए। मैं अपना रूटीन वर्क करती रही, पेशेंट की केयर देती रही, फिर उसके बाद टाइम मिलते ही मैं डायरी पढ़ने लगती। अब डायरी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ये तो दो देश के युवा कपल की प्रेम कहानी थी जो कभी एक दूसरे के हो नहीं सके। दरअसल हालात ही ऐसे थे। डायरी में हर एक पल इंदिरा ने बड़े बखूबी से लिखा था। उसने अपना बचपन, अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा सब के बारे में लिखा था। उसे लाइफ से बहुत सी उम्मीदें थी पर वो कभी पूरी नहीं हो सकी। अपेक्षाएं थी पर वो पूरी नहीं हो सकी। दरअसल डायरी का सारांश कुछ इस तरह से था। इंदिरा एक बिंदास लड़की थी। इंदिरा के पापा बिजनेस था, वो कपड़ों का बिजनेस करते थे। तीनों बच्चों में से वो सबसे छोटी थी। उससे बड़ी दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरे बहन की शादी होने वाली थी। इंदिरा की हर जीत पापा पूरी करते थे। उनको बेटा नहीं था, इसलिए वो इंदिरा को ही बेटा मानते थे। इंदिरा उस टाइम में भी बुलेट चलाया करती थी। पुणे के कैंप एरिया में उनका बंगला था। उस टाइम में अंग्रेज़ों की छावनी भी पुणे के कैंप में ही हुआ करती थी। इंदिरा के पापा बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता था, पर उनको अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी होती थी। इंदिरा अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी। उसकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ थी। वो इंग्लिश में अच्छे से बोल लेती थी। उसके पापा जब भी अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर पेपर दस्तखत कराने जाते, इंदिरा भी उनके साथ जाती। इंदिरा घर और बाहर के सारे काम खुद ही करती थी। वो अपने पापा को बुलेट पर बिठाकर अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर जब जाती तब सारा शहर उसे देखा करता था। उसके पापा को इंग्लिश में बातें करनी नहीं आती थी। इंदिरा खुद ही बात करती थी। एक अंग्रेज ऑफिसर जॉर्ज के पास जाना पड़ता था हस्ताक्षर करवाने के लिए। जब इंदिरा वहाँ जाती तो उसे देखता ही रहता। एक इंडियन लड़की, वो भी बुलेट पर। इतना कॉन्फिडेंस देखकर वो उसे मन ही मन में चाहने लगा था। इंदिरा को भी अपने पापा के साथ बार बार जाना पड़ता था। कुछ टाइम के बाद दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गई। अब वो दोनों ही मन में एक दूसरे को चाहने लगे थे। कुछ दिनों बाद देश में सत्याग्रह हुआ। हमारे देश के बड़े बड़े नेता अंग्रेज़ों को इंडिया से भगाने की जी जान से कोशिश कर रहे थे और कुछ दिनों बाद अब अंग्रेज़ इंडिया छोड़कर इंग्लैंड वापस जा रहे थे। पर जॉर्ज एक बार इंदिरा को मिलना चाहता था। वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर उसकी मजबूरी थी। एक बार वो इंदिरा से मिला और उससे, मैं तुम्हें लेने के लिए इंडिया वापस ज़रूर आऊँगा, ऐसा प्रॉमिस करते हुए अपना इंग्लैंड का एड्रेस इंदिरा के हाथ में देते हुए इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। अब इंदिरा मन से टूट चुकी थी। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जॉर्ज को याद करती रहती। अब देश आज़ाद हो चुका था। देश में शांति और अमन था। देश की राज्य घटना लिखी जा चुकी थी। कुछ सालों में दोनों देशों का कम्युनिकेशन बढ़ता गया। अब इंडिया के बहुत से लोग दूसरे देश में जाकर पढ़ने लगे थे, कोई नौकरी करने लगे थे। अब इंदिरा ने भी जीत पकड़ ली थी कि उसे आगे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना है। पापा ने ना चाहते हुए भी उसके जीत के आगे हाँ कर दी। अब इंदिरा इंग्लैंड जाने वाली थी। उसने अपना पासपोर्ट बनवा, वो जल्द से जल्द जॉर्ज से मिलना चाहती थी। कुछ दिनों बाद इंदिरा इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उसने टैक्सी वाले को जॉर्ज के एड्रेस पर पहुंचाने को कहा। टैक्सी वाले ने उसे दिए गए एड्रेस पर पहुंचाया।
पर अब जॉर्ज वहाँ नहीं रहता था। वहाँ अब एक आदमी रेंट पर रहता था। इंदिरा ने उसे जॉर्ज का प्रेजेंट एड्रेस पूछा, पर उसने कहा, एड्रेस तो मुझे पता नहीं, पर वो हर महीने के एंड में रेंट लेने ज़रूर आता है। ये सुनकर इंदिरा वहाँ से चली गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो होटल में रहने लगी। उसने अगले दिन से ही जॉब ढूंढना शुरू किया। उसे एक प्रेस में एडिटर करके नौकरी मिली थी। अब उसने एक घर रेंट पर ले लिया था। महीने के आखिरी में वो उसी एड्रेस पर जाकर जॉर्ज का इंतज़ार करती रहती, पर 1-2 दिन जॉर्ज आया ही नहीं। हार कर उसने अपना एड्रेस उस किराएदार को दिया और कहा कि जॉर्ज से ये कहना कि इंडिया से कोई आया है। अब इंदिरा अपने जॉब और रूटीन लाइफ में व्यस्त हो गई। एक दिन अचानक सफ़ेद कार उसके घर के आगे रुक गई। दरवाजे पर बेल बजी। इंदिरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने जॉर्ज खड़ा था। उसके हाथ में एक बुके था और एक हाथ में एक सफ़ेद कलर की बिल्ली थी। इंदिरा ने उससे अंदर आने को कहा। इंदिरा मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। जॉर्ज अब भी बहुत सुंदर लग रहा था। इंदिरा उसे लिपट पड़ी और जॉर्ज भी। दोनों आपस में बहुत देर तक बातें करने लगी। इंदिरा के आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं लेने हैं इंडिया? मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, तुम्हें याद किया। जॉर्ज ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की इंडिया आने की, पर मेरे पेरेंट्स नहीं माने। और अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। वो सब कुछ शांति से सुन रही थी। जॉर्ज ने कहा, मैं 2 बच्चों का पिता हूँ। मैं एक जिम्मेदार पति हूँ और एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। इंदिरा ये सब सुनकर सुन हो गई। कुछ देर, तुम्हारा जब भी मुझे मिलने का मन करे तुम आ जाना। ये रहा मेरा एड्रेस। इतना कहकर उस बिल्ली को इंदिरा के हाथों में सौंपते हुए कहा, ये डायना है। तुम्हें अगर मेरी याद आए तो इसके तरफ देखना, तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इतना कहकर वह आँख में आंसू लिए गए वहाँ से चला गया। इंदिरा को अब सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था। इसलिए थोड़े दिन बाद ही इंदिरा बिल्ली को डायना को लेकर वापस अपने देश आ गई। इंडिया आकर भी वो एक प्रेस के लिए एडिटर का काम करने लगी। बहनें उसे शादी के लिए फोर्स करने लगी, पर वो नहीं मानी। उसके पापा की मौत हो चुकी थी। उसका जब भी मन करता वो डायना के साथ इंग्लैंड चली जाती। अब हाल ही में जॉर्ज की डेथ हो चुकी थी और इधर डायना भी चल बसी थी। इंदिरा ने हुबेहूब डायना की तरह दिखने वाली सफ़ेद बिल्ली लाई और उसका नाम भी डायना ही रखा। इसलिए उसने अब इंग्लैंड जाना छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद इंदिरा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो अब व्हील चेयर पर सैर करने लगी थी। आज इंदिरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था। उसे ही बहुत जल्दी थी अपने डायना से मिलने की। इंदिरा के सीए ने हॉस्पिटल की सारी बिलिंग प्रोसेस पूरी की। नीचे एक कार उसे लेने आई। इंदिरा व्हीलचेयर से हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची थी। सामने नौकर डायना को लेकर खड़ा था। डायना को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसे गोद में लेते हुए आँख में आंसू लिए उसने डायना को कहा, तुम्हें क्या लगा मैं मर गई? बिल्ली भी इंदिरा को देखकर बहुत खुश थी। वो आनंद से अपनी पूंछ हिला रही थी और बड़ी ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। इंदिरा का नौकर घनश्याम सामान लेकर आते हुए नमस्ते करने लगा। मैंने चुपके से उसके हाथ में वो डायरी दे दी और कहा, ध्यान रखना इंदिरा का और अपना भी। अब इंदिरा चल पड़ी थी, जॉर्ज की यादों को सिमटे हुए, अपनी डायना को अपनी बाहों में लिए हुए, जिसके साथ वो हमेशा अपने जहां में खुश थी। थैंक यू वेरी मच।